Hello everyone, welcome once again in this process dynamic and control course। ये है लेसन नंबर 31 इस कोर्स का और इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे राउथ टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी एंड राउथ एरे। सो ऑलरेडी हमने जो स्टेबिलिटी टॉपिक है लास्ट लेसन में स्टार्ट किया था, इसके जो बेसिक्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे राउथ टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी, जिसे हम राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया भी बोलते हैं। बेसिकली देखिए, जो राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है हम जो यूज करते हैं ये मेथड, ये अलजेब्रिक मेथड होती है। अलजेब्रिक मेथड राउथ स्टेबिलिटी इज अलजेब्रिक मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द हाउ मेनी रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव पॉजिटिव रियल पार्ट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि हाउ मेनी रूट्स, मतलब रूट्स का मैग्नीट्यूड हमें नहीं मिलेगा लेकिन नंबर ऑफ रूट्स हमें मिल जाएंगे कि कितने रूट्स पॉजिटिव रियल पार्ट है, जिनका पॉजिटिव रियल पार्ट है। नाउ सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है ओनली फॉर द पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मींस हम राउथ टेस्ट को सिर्फ यूज करते हैं जहां पर हमें पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं तो वो हमें पॉलिनोमियल मिलती है, उसके लिए हम ये अप्लाई करते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड, अगर हमारे पास में डेट टाइम या ट्रांसपोर्टेशन लेग आ गया उस इक्वेशन में तो हम इसको यूज नहीं करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये आपका ट्रांसफर फंक्शन में अगर आ गई ये टर्म, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू टेस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम कंटेनिंग ए ट्रांसपोर्टेशन लेग। नाउ अब देखिए, मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है, अभी कुछ पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में देखिए हम राउथ एरे स्टार्ट करेंगे। सो राउथ क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिखते हैं 1 + G ओपन लूप, यहां तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेयर G ओपन लूप इज इक्वल टू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है ना? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर सेम एज द पोल्स ऑफ, ये टाइम भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर सेम एज द पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। नाउ सेकंड पॉइंट अभी देखिए, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो मैंने बोला था पॉलिनोमियल, उसका मीनिंग भी देखिए यहाँ पर यूज भी हो रहा है ये, मतलब कि जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। a0 into s power n plus a1 into s power n minus 1 plus dash 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 plus an तक आ जाएगा, s की पावर 0 हो जाएगी तो s की पावर 0 1 होता है इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हो क्या रहा है, s की पावर डिक्रीजिंग हो रहा है, s पावर n minus 1, देन s पावर यहाँ पर 0 हो गया लास्ट में। सो वेयर a0 इज द पॉजिटिव, ये जो a0 है यहाँ पर ये पॉजिटिव होना चाहिए इस इक्वेशन में, पॉलिनोमियल इक्वेशन में। यहां तक ये चीज क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चेक वेदर देयर इज ए नेगेटिव साइन इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये चेक कर लेना है कि कोई नेगेटिव साइन प्रेजेंट है क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में नेगेटिव साइन प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो सकता है, चांसेस है, बिकॉज उसमें ऐसा रूट आएगा जो पॉजिटिव, जो यहाँ पर पॉजिटिव रीजन में, अनस्टेबल रीजन में एग्जिस्ट करेगा, मतलब इमेजिनरी एक्सिस के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेगा। इफ देयर इज इवन वन नेगेटिव साइन, ओके, चेक वेदर देयर इज ए नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन हमने चेक किया कि अगर नेगेटिव साइन है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ देयर इज इवन वन नेगेटिव साइन इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देन द ट्रांसफर फंक्शन विल हैव एटलीस्ट वन पॉजिटिव पोल्स एंड द सिस्टम इज डेफिनेटली अनस्टेबल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आ गया। अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखा उसमें एक माइनस साइन एग्जिस्ट करता है तो हमें राउथ टेस्ट अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो उस क्वेश्चन पे कि सिस्टम मेरा अनस्टेबल होगा। देन राउथ टेस्ट इज नॉट नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ स्टेबिलिटी, बट इन दिस द राउथ टेस्ट विल टेल अस द नंबर ऑफ रूट्स इन द राइट हाफ प्लान। लेकिन अगर आप राउथ टेस्ट अप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली कितने रूट राइट हाफ प्लान में एग्जिस्ट करते हैं वो चीज हमें यहां से पता लग जाएगी। फिफ्थ पॉइंट देखिए, if all the coefficient a0 a1 a2, ये बेसिकली क्या है, s के कोफिशिएंट है। देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन में a0 s पावर n का कोफिशिएंट है, देन a1 s पावर n minus 1 का कोफिशिएंट है, इसके बाद आएगा a2 s पावर n minus 2 का कोफिशिएंट है, फिर a3 s पावर n minus 3 का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से पर्टिकुलर जो कोफिशिएंट s पावर n s प्लस तक हो गई a इंटू एन, a ऑफ n जो है बेसिकली s पावर 0 का कोफिशिएंट हो गया। तो ये जो कोफिशिएंट है बेसिकली, इफ ऑल द कोफिशिएंट आर पॉजिटिव देन द सिस्टम मे और मे नॉट बी स्टेबल, मतलब सिस्टम स्टेबल हो भी सकता है और सिस्टम नहीं भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है ये टर्म। अगर 100% में लिखता कि सिस्टम मेरा, अगर सारे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखने पे उसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, सब पॉजिटिव साइन है,
तो उस केस में मुझे देखना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकता कि मेरा सिस्टम स्टेबल होगा, मे और मे नॉट बी, स्टेबल होने के चांसेस तो है लेकिन अनस्टेबल भी हो सकता है। एंड फॉर दिस सिस्टम द राउथ टेस्ट इज रिक्वायर्ड। इस टाइप के सिस्टम जब होते हैं तो उस पर हम राउथ टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो माइनस साइन अगर इक्वेशन में मिल गया तो डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के लिए। सो अब देखिए राउथ एरिया हम किस तरीके से लिखते हैं। सो राउथ एरिया मैट्रिक्स हमने पढ़ा है, देखिए मैट्रिक्स जैसा अरेंजमेंट होता है उसी तरीके से हम राउथ एरिया लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल होता है कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए वो टोटली डिफरेंट होता है मैट्रिक्स से। देखिए मेरे पास में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ए नॉट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में बोल रहा हूं जिसको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास में है ए नॉट इंटू एस पावर एन प्लस ए वन इंटू एस पावर एन माइनस वन प्लस ए of n equal to 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास में है। अरेंज ऑल द कोफिशिएंट, अरेंज द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन इनटू द फर्स्ट टू रो ऑफ राउथ एरिया। तो देखिए राउथ एरिया हम किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, ये मेरा राउथ एरिया होगा यहाँ पर। इसमें देखिए यहाँ पर ये रोज होगी मेरी, ये फर्स्ट रो, ये मेरी फर्स्ट रो होगी, देन उसके बाद सेकंड रो, देन थर्ड रो। तो अब देखिए किसी भी राउथ एरिया में कितनी नंबर ऑफ रोज होगी वो डिपेंड करता है इस ऑर्डर पे। जो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन का ऑर्डर है उससे में हम क्या करते हैं एक +1 कर देते हैं। अगर +1 करेंगे उतने ही रोज हमारे यहां पर रहेंगे इस राउथ एरिया में। ओके, ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इन राउथ एरिया। जितना भी आपका पॉलिनोमियल अगर थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो उसमें टोटल 4th रो एग्जिस्ट करेगी, नंबर ऑफ रोज इन राउथ एरिया। ये क्लियर है, थंब रूल की तरह हो गया एक तरीके से ये ना। सो फर्स्ट रो मेरा हो गया, देन उसके बाद में ऐसे सेकंड रो आएगा, देन थर्ड रो आएगा, डैश डैश, ये आएगा मेरा n+1 तक। अगर n ऑर्डर मेरा इक्वेशन इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इक्वेशन का तो n+1th रो मेरे पास में यहाँ पर मुझे मिलेगी। तो फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट 2 रोज इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। फर्स्ट 2 रोज क्यों इंपॉर्टेंट होती है उसका रीजन देखिए, फर्स्ट जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसके जो कोफिशिएंट होते हैं a0 a1, उसके बाद में आएगा यहाँ पर a2 फिर a3, तो ये जो पर्टिकुलर कोफिशिएंट है ये फर्स्ट और 2 रो को हम इसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं। तो देखिए a1 सबसे पहला जो कोफिशिएंट है एस पावर n का वो है a0, तो a0 हम यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड कोफिशिएंट हम इसके नीचे में लिखेंगे a1, फिर ये हमारा ये हो गया फर्स्ट कॉलम, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट कॉलम। देन सेकंड कॉलम पे हम आ जाएंगे, सेकंड कॉलम में a0 हो गया, a1 हो गया, उसके बाद में आने वाला a2, तो a2 हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट जो कोफिशिएंट है वो हम यहाँ पर रो 2 में लिखेंगे। क्लियर है। देन उसके बाद में कॉलम 3 आ जाएगा, तो इसी तरीके से a4 a5 ये हमारा चलता रहेगा इसी तरीके से। क्लियर है। ये मेरे फर्स्ट एंड सेकंड जो रो है वो बेसिकली राउथ एरिया की हेल्प से मैंने लिख लिया। राउथ एरिया का फर्स्ट एंड सेकंड जो रो है बेसिकली मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन की हेल्प से लिख लिया। नाउ अब देखिए थर्ड रो में लिख रहा हूं कि थर्ड रो कुछ मैंने नया कोफिशिएंट दे दिया b1 b2 b3, इस तरीके से ये भी मूव करेगा, कोफिशिएंट प्रेजेंट होंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट रो के लिए मैं लिख रहा हूं कि जैसे फोर्थ रो मेरा है तो उसके कोफिशिएंट में लिख रहा हूं c1 c2, इस तरीके से लिख रहा हूं। तो ये जो थर्ड रो फोर्थ रो जो भी मतलब नेक्स्ट रो होगी उसके कोफिशिएंट हम कैसे, ये पर्टिकुलर b1 b2 b3 c1 c2 c3 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इससे प्रीवियस जो 2 रो होती है, 2 प्रीसीडिंग रो जो होती है उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर। ये जो थर्ड रो है ये हम कैलकुलेट करेंगे रो फर्स्ट एंड रो 2 की हेल्प से। रो फोर्थ के कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसकी दो प्रीसीडिंग रो कौन सी हो जाएगी, सेकंड एंड थर्ड रो की हेल्प से हम इसके कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो द एलिमेंट इन द रिमेनिंग रोज आर फाउंड द फॉर्मूलाज, इसके फॉर्मूलाज रिमेनिंग फर्स्ट एंड सेकंड रो तो हमने लिख लिया इक्वेशन से, रिमेनिंग जो रो है उनके लिए फॉर्मूला देखिए। फर्स्ट मैं लिख रहा हूं b1 के लिए, तो b1 मेरा हो जाएगा b1 इज इक्वल टू, देखिए इससे पहले की 2 इक्वेशन देखिए, यहां में है a0 a1 a2 a3। तो हमें स्टार्ट देखिए, हम जब मैट्रिक्स को सोल्व करते थे, किसी मैट्रिक्स को सोल्व करते थे, लाइक मैंने यहां पर लिखा है a1 a2 b1 b2, तो इसको सोल्व करने के लिए दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करते थे पहले, a1 इंटू b2, मतलब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए a1 इंटू b2 माइनस ऑफ a2 इंटू b1, इस तरीके से हम लिखेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर हम a2 इंटू a3 ना करके हम स्टार्ट करेंगे a1 इंटू a2 और फिर उसके बाद में हम लिखेंगे a0 इंटू a3। सो ये हो गया a1 इंटू a2 माइनस ऑफ a0 इंटू a3 डिवाइड बाय a1 क्यों आया, जो b1 अगर सेकंड रो के कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहा हूं तो सबको a1 से डिवाइड करूंगा, थर्ड रो के कैलकुलेट कर रहा हूं तो सेकंड रो के a1 से डिवाइड कर दूंगा, फोर्थ रो के कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहा हूं तो सबको b1 से डिवाइड करूंगा। देखिए इसका मतलब क्या है जो मैं बोल रहा हूं। अब मैं लिखता हूं b2, तो b2 के लिए मैं इन कोफिशिएंट को भी छोड़ दूंगा। b2 के लिए फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो ये वाले रहेंगे। ओके,
देन सेकेंड हम यूज करेंगे ये वाले कंपोनेंट। तो यहां से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे B2, देखिए B2 हो जाएगा A1 इंटू A4, मतलब A1 को मल्टीप्लाई करेंगे अभी इससे, A1 इंटू A4 माइनस ऑफ A0 इंटू A5, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इससे। ये चीज आपको क्लियरली समझ आ रहा है यहाँ पर? मतलब जब मैं B2 कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा तो मैं करूंगा A1 इंटू A4 देन A0 इंटू A5 और उसको डिवाइड कर दूंगा A1 से, बिकॉज जब हम सेकंड रो कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबको हम A1 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया मेरा B2 इज इक्वल टू A1 इंटू A4 माइनस ऑफ A0 इंटू A5 डिवाइड बाय A1। क्लियर है? B2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो गया डिवाइड बाय A1। तो इसी तरीके से हम B3 लिख सकते हैं, आगे B4 आएगा, कुछ भी हम कंपोनेंट लिख सकते हैं। नाउ अब C1 की हम बात करते हैं। C1 कैलकुलेट करने के लिए इससे प्रीसीडिंग दो एलिमेंट देखिए आप, ये वाली रो और ये वाली रो, सेकंड एंड थर्ड नंबर रो। तो यही फॉर्मूला भी यूज करेंगे हम यहां पर, देखिए B1 इंटू A3 माइनस ऑफ A1 इंटू A2, यहां पर हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला। तो ये मेरा C1 हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू B1 इंटू A3 माइनस ऑफ A1 इंटू B2 डिवाइड बाय, इसको किससे डिवाइड करेंगे? B1 से। अब सिमिलरली मैं लिख देता हूं C2 के लिए हम ये वाला कंपोनेंट जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा B1 इंटू A5 माइनस ऑफ A1 इंटू B3 डिवाइड बाय B1 से ही डिवाइड रहेगा। ओके, सारी C1 के जो कंपोनेंट है वो इस फर्स्ट कंपोनेंट से डिवाइड होंगे। नेक्स्ट रो से रो के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो सब C1 से डिवाइड होंगे। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी कंपोनेंट, पर्टिकुलरली राउथ एरे का। क्लियर है ये चीज? सो द एलिमेंट इन द रिमेनिंग रोज आर फाउंड, ऑलरेडी मैंने लिख दिया यहाँ पर कि B1 अगर आपको कैलकुलेट करना तो आप लिख सकते हो A1 इंटू A2 माइनस A0 इंटू A3 डिवाइड बाई A1, देन B2 हमने कैलकुलेट किया तो B2 हमें मिला A1 इंटू A4 माइनस A0 इंटू A5 डिवाइड बाई A1। सिमिलरली हम लिख सकते हैं C1 हमने लिखा B1 इंटू A3 माइनस A1 इंटू B2 अपॉन B1। इन सब फॉर्मूलेस को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राउथ एरे लिखोगे तो जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एरे को देख के ही आप लिख पाओगे ये चीज, तो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इन सब चीजों को, है ना? ये B1 लिखा हुआ है। सो द एलिमेंट ऑफ एनी रो are always derived from the element of the two preceding rows. During the compilation of the Routh array, any two row can be divided by the positive constant without changing the result of the test. मतलब किसी भी रो को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है? देखो any row can be divided by the positive constant, तो राउथ एरे पे उसका कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। जैसे डिटरमिनेंट में बेसिकली क्या होता है, हम अगर दो रो को चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। वहां भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल डिटरमिनेंट पे इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन मैट्रिक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये बात होगी यहाँ पर कंपोनेंट की। तो अब मैंने देखिए इस तरीके से मैंने सिर्फ इस राउथ एरे का फर्स्ट कॉलम लिख लिया। फर्स्ट कॉलम मेरा जिसमें पहला कंपोनेंट A0 है, फिर A1 है, फिर B1 है, फिर C1 है। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो हम लिखते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की हेल्प से, बाकी हम थर्ड फोर्थ जो भी रो है वो हम प्रीसीडिंग टू रोज के कंपोनेंट से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे, देखिए इफ एवरी एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है जो मैंने लिखी है, इंपॉर्टेंट नोट्स आप इसे बोल सकते हो। ओके, तो स्टेबिलिटी के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्टली आपको ये याद है ये पॉइंट्स, तो आप कमेंट कर सकते हो स्टेबिलिटी पर सिस्टम की। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ एरे A0 A1 B1 C1 जितने भी मतलब कंपोनेंट रहेंगे n+1 रो में इज पॉजिटिव, अगर सभी कंपोनेंट एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम of the Routh array is positive and non-zero, then the system is stable. तो उस केस में आपका सिस्टम है स्टेबल रहेगा, डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। The necessary and sufficient condition for all the roots of the characteristic equation to have negative real part for a stable system. उस स्टेबिलिटी का तो ये मतलब थंब रूल ही बोला है ना कि हमने अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट है तो वहां पर आपका रियल पार्ट है बेसिकली, बस वो नेगेटिव होना चाहिए, तो स्टेबल हमारा सिस्टम होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, डबल स्टार मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इफ एनी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज नेगेटिव, अगर कोई भी एलिमेंट नेगेटिव आ गया, फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये वाले A1 A0 A1 B1 C1, ये जो फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है अगर उनमें से कोई भी नेगेटिव आता है देन द सिस्टम इज अनस्टेबल। And in this case, the number of root with positive real part is given by the number of sign changes in the first column of the Routh array. अभी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं,
हम राव थ्योरी की बात कर रहे हैं। राव थ्योरी का फर्स्ट कॉलम चेक कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम को एनालाइज करने पर अगर हमें एक भी नेगेटिव साइन मिलता है, एक भी कंपोनेंट का अगर नेगेटिव साइन मिलता है, तो उस केस में हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा। और कितने रूट राइट हैंड साइड में, मतलब कि राइट हाफ प्लान जो है इमेजिनरी एक्सिस के राइट साइड में प्रेजेंट होंगे, वो हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि कितनी बार साइन चेंज हो रहा है वहां पर, उससे हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, यहां पर मैंने देखिए ये चीज वापस से लिखा है। इसमें एग्जांपल, इफ एनी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज नेगेटिव देन द सिस्टम इज अनस्टेबल एंड इन दिस केस द नंबर ऑफ रूट विद पॉजिटिव रियल पार्ट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राव थ्योरी। एग्जांपल देखिए, यहां पर मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया कि फर्स्ट जो कंपोनेंट है ए नोट वो मेरा पॉजिटिव है, देन A1 है वो भी पॉजिटिव है, देन यहां पर आ जाएगा फिर B1 मेरा नेगेटिव है, C1 मेरा नेगेटिव है, देन उसके बाद में D1 मेरा नेगेटिव है, देन इसके बाद में E F इतना लिख सकते हो कोई भी, है ना। तो उसके बाद मैंने ये नेगेटिव ये पॉजिटिव लिखा है। मतलब अब मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव है ये तो मैंने देख लिया, अगर एक भी एलिमेंट अगर नेगेटिव होता है, एक भी एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का राव थ्योरी में, ये राव थ्योरी में नहीं लिखा, इसका फर्स्ट कॉलम की मैं बात कर रहा हूं, तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल होता है एक भी एलिमेंट नेगेटिव होने पे। लेकिन कितने रूट्स राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली राव थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। राव थ्योरी तो हमने अभी लिख लिया, राव थ्योरी की जो फर्स्ट कॉलम को यहां पर चेक करके हम कमेंट कर सकते हैं। देखिए कितने बार यहां पर साइन चेंज हो रहा है, यहां पर प्लस है फिर माइनस, मतलब यहां पर एक बार साइन चेंज हुआ, प्लस से माइनस हुआ, फिर यहां माइनस, फिर यहां माइनस से प्लस हुआ, मतलब कि 2 बार यहां पर साइन चेंज हो रहा है। मतलब कि 2 रूट ऐसे हैं जो राइट हाफ प्लान में एग्जिस्ट करते हैं। सिस्टम हमारा अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ नेगेटिव एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम एंड द 2 रूट विल बी हैविंग पॉजिटिव रियल पार्ट। Now, next point देखिए, point number 3. If one pair of root is on the imaginary axis and all other roots are in the left half plane, then all the element of nth row will vanish, and none of the element of the preceding row will vanish. Important यहाँ पर ये लिखा है कि मेरे पास में कोई पेयर है imaginary roots का. If one pair of roots is on the imaginary axis, the other roots are in the left half plane, then all the element of nth row will vanish and none of the element of the preceding row will be vanish. इसका मीनिंग क्या देखिए, अभी हम लिखते हैं, the location of the pair of the imaginary roots can be found. तो ये बात हुआ कि कोई रूट मेरा कॉम्प्लेक्स रूट गिवन है ना, तो उस केस में मैं उस इमेजिनरी रूट का जो पेयर मेरे पास में उसका लोकेशन मुझे फाउंड करना है। तो उसके लिए देखिए क्या होगा, ये प्रीसीडिंग रो का मतलब क्या है, नन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रीसीडिंग रो विल वेनिश, मतलब nth रो जो है, nth रो बेसिकली जितना ऑर्डर आपका लाइक थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, तो उसके लिए थर्ड जो रो है बेसिकली वो 0 हो जाए, उसकी जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएंगे। क्लियर है? तो उस केस में उस रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, c इंटू एस स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0। और ये जो c एंड d है यहाँ पर, c एंड d वेयर C and D are coefficient of n minus 1th रो हो जाएंगे, n minus 1th रो, n because nth रो के तो कंपोनेंट 0 होंगे इस कंडीशन में, n minus 1th रो की जो कोफिशिएंट है वो C हो जाएंगे, और C और D हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली। ये क्लियर है यहां तक ना? नेक्स्ट देखिए, भी मैंने लिखा कि इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाला केस हुआ तो उस केस में मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स की लोकेशन आपको निकालनी है तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। आप चेक करोगे कि पर्टिकुलर वैल्यूज कैसी की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वहां पर जो nth रो है उसके जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएंगे। ओके, वहां के कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाएंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे c इंटू एस स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0 वेयर c and d are the elements of n minus 1th row। ये क्लियर है यहां तक? सो फॉर मैंने लिखा है फॉर मार्जिनली स्टेबल कंडीशन। अब हमें पता है कि हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट की। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट का मीनिंग क्या होगा कि वो इमेजिनरी एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। देखिए, वन पेयर ऑफ रूट इज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस पे प्रेजेंट होगा ऐसा रूट जिसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो इमेजिनरी एक्सिस है, लाइक एग्जांपल के लिए आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा है ना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा है, कुछ भी ले लीजिए आप, माइनस आयोटा है, मतलब इमेजिनरी रूट है जिसका रियल पार्ट 0 है, तो वो इमेजिनरी एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट जिसका इमेजिनरी पार्ट जो है रियल पार्ट जो है वो 0 है, तो अल्टीमेटली वो इमेजिनरी एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा इस टाइप के केस के लिए। तो देखिए, वेयर C and D आर द एलिमेंट ऑफ n minus 1th रो, यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर
मार्जिनल, बिकॉज ये मार्जिनल केस के लिए ही पॉसिबल होगा। फॉर मार्जिनली स्टेबल कंडीशन, फॉर मार्जिनली स्टेबल कंडीशंस the elements of nth row are zero, the element of nth row are zero। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया। मार्जिनली स्टेबल के केस में आप nth रो के एलिमेंट देखोगे तो आपको जीरो मिलने वाला है। मार्जिनली स्टेबल हो सकता है किसी की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो सिस्टम वहां पर कैसी एग्जिस्ट हो, तो किसी की ऐसी वैल्यू जहां पर सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो वो वैल्यू पुट करोगे तो वहां पर nth रो के एलिमेंट जीरो आपको मिल जाएंगे। लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूं फॉर थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास में है, थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास में है। तो इस ऑर्डर के लिए देखिए थर्ड ऑर्डर मतलब कि nth रो जो है बेसिकली nth रो विल वेनिश, nth रो के जो कंपोनेंट है वो वेनिश हो जाएंगे। सो n-1th रो कौन सी हो जाएगी, इज सेकंड रो। सो सेकंड रो की जो कंपोनेंट है वो हो जाएंगे n-1। और तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि मैं जो ये लिखूंगा c इंटू एस स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, तो यहां पर c and d are the element of second row। तो अल्टीमेटली हम इसको एग्जांपल लेके सोल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक टर्म लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, द लिमिटेशन ऑफ राउथ लो। इसके बाद में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए मैंने लिखा है ओनली एप्लीकेबल व्हेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इन पॉलिनोमियल फॉर्म। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में मिल रही है तो उस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं राउथ टेस्ट, राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। नॉट एप्लीकेबल, नॉट अप्लाई इन केस ऑफ द डेड टाइम सिस्टम। Now, second point देखिए, it does not give up any idea of degree of stability. It does not give up any idea of stability means how much the system is unstable. It only gives the information about stability is present or not. तो राउथ टेस्ट जो बेसिकली इसकी यहाँ पर ये लिमिटेशन है कि ये हमें एग्जैक्टली डिग्री नहीं बताता है कि हमारा सिस्टम कितना स्टेबल है, 5% स्टेबल है, 10% स्टेबल है, ओके, स्टेबिलिटी नहीं बताता है हमें, लेकिन हमें यह बता देता है कि हमारा सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। क्लियर है, मतलब कि स्टेबिलिटी प्रेजेंट है या नहीं है ये चीज हमें राउथ टेस्ट बता देता है, लेकिन डिग्री कितनी है स्टेबिलिटी की, कितना अनस्टेबल है, कितना स्टेबल है, वो चीज हमें राउथ टेस्ट से नहीं मिलती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट डज नॉट गिव अस द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इट डज नॉट गिव अस द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो हमें खुद कैलकुलेट करने पड़ते हैं। राउथ टेस्ट से हमें नहीं मिलता। राउथ टेस्ट से सिर्फ हम साइन देख के सिर्फ कमेंट कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं एग्जिस्ट करती है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 111 है इस कोर्स का। ए सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखिए फोर्थ ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है हमें, s पावर 4 प्लस 11 इंटू एस क्यूब प्लस 41 इंटू एस स्क्वायर प्लस 61 इंटू एस प्लस 30 इक्वल टू 0। चेक द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। तो यहां पर हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है डायरेक्टली, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, ये है हमारे पास में बेसिकली 1 प्लस जी ओपन लूप इक्वल टू 0। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे राउथ एरे से। सबसे पहले हम राउथ एरे लिखेंगे। तो राउथ एरे देखिए हम लिख सकते हैं सिस्टम के लिए, कोफिशिएंट आप देख लीजिए, s पावर 4 का कोफिशिएंट है 1, ये हो गया मेरा फर्स्ट रो, ये हो गया मेरा सेकंड रो, ओके। तो 1, देन उसके बाद में 11, देन उसके बाद में 41, देन उसके बाद में 61, देन उसके बाद में 30। कैसे लिखी मैंने, ये कोफिशिएंट 1, 11, 41, 61 और देन 30। देन इसके बाद तो 0 है, आगे को कोफिशिएंट नहीं है ना। तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड रो। अब अगर टोटल रो की बात करूं तो कितनी रो प्रेजेंट होगी यहाँ पर, n+1 होगी, मतलब कि फोर्थ ऑर्डर है तो यहाँ पर टोटल 5 रो प्रेजेंट होने वाली है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस तरीके से हमें आइडिया लग जाता है, मतलब कि 3 रो हमें खुद लिखनी पड़ेगी। मैंने कंपोनेंट कंसीडर कर लिए B1, B2, B3, देन उसके बाद में C1, C2, C3 एंड D1, D2, D3। ये वाले कोफिशिएंट अल्टीमेटली 0 मिलते हैं, रीजन उसका मैं भी बता दूंगा आपको। तो यहां से ये मिल गया मुझे। किस तरीके से मैंने लिखा है, हमें पता है बिकॉज पहला A0 का कोफिशिएंट, देन उसके बाद में A1, A0 जो है S की पावर जो मैक्सिमम पावर उसका कोफिशिएंट है A0, फिर A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4। इस तरीके से हमने लिख लिया ये राउथ एरे। सो अब राउथ एरे से हमें ये कैलकुलेट करना है B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3। तो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, एक बार फिर से मैं यहाँ पर राउथ एरे लिख देता हूं जिससे इजी रहे हमारे लिए सॉल्व करना। 141 ये था सेकेंड, सॉरी फिर से इधर में लिखते हैं, सेकेंड 11 है 1, ये हो गया 1,
देन उसके बाद में 11, देन 41, देन 61, देन 30, देन 0। ये 0 ये वाला नहीं लिखा, इसके बाद में तो कोफिशिएंट 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा है। नो, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट रो, ये हो गया मेरा सेकंड रो। अब मुझे थर्ड रो कैलकुलेट करना है, B1 B2, ये कोफिशिएंट 0 होगा बेसिकली। देखिए ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन कंपोनेंट से, तो ये 0 मिल गया। देन उसके बाद में C1 C2 C3 जब लिखेंगे तो C3 में हम ये वाले कोफिशिएंट अल्टीमेटली 0 होने वाला है, C3 भी नहीं आएगा यहाँ पर, फिर D1 आएगा एंड D2 भी नहीं आएगा। ओके, ये कोफिशिएंट रहेंगे टोटल। ये थर्ड रो के हो गए, ये फोर्थ रो के हो गए, ये फिफ्थ रो के हो गए। ओके, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है B1। तो B1 में कैसे कैलकुलेट करूंगा, 11 इंटू 41 माइनस 1 इंटू 61 डिवाइड बाई 11। तो यहां से मुझे मिल गया 390 डिवाइड बाई 11। फिर मुझे कैलकुलेट करना है B2। तो B2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 11 इंटू 30 माइनस ऑफ 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 11। तो अल्टीमेटली ये तो डिवाइड करेंगे 11 इंटू 30, 11 इंटू 30 को 11 से डिवाइड कर देंगे। अल्टीमेटली हम यही कर रहे हैं, 11 इंटू 30 माइनस 1 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, डिवाइड बाई 11, तो 11 से 11 कैंसिल हो गया और 30 मिल गया। देन उसके बाद में C1 लिख सकते हैं। अब हमें B1 मिल गया 390 बाई 11, ये वाला 390 बाई 11 यहाँ पर पुट कर दे, B2 हमारा 30 हो गया। तो अब हम C1 C2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C1 हो जाएगा मेरा दिस मल्टीप्लाई बाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, 390 डिवाइड बाई 11 इंटू 61 माइनस ऑफ 11 इंटू 30 डिवाइड बाई B1 कितना है, 390 डिवाइड बाई 11। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 51.69। अल्टीमेटली पॉजिटिव आ रहा है, हमारा टारगेट यहाँ पर है यही कैलकुलेट करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। फिर C2 लिख सकते हैं। C2 देखिए, C2 हो जाएगा, ओके, ये 0 तो C2 भी 0 हो जाएगा मेरा। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके 11 को 0 से, ये भी तो 0, सब 0 आने वाला है। देन ये 0 आ गया, इसको 0 पुट कर दीजिए। अब D1 कैलकुलेट करना है और C1 हमारा आया था 51.69। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड माइनस ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये तो 0 है तो 0 हो गया, डिवाइड बाय C1। तो ये अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, जो C1 है वही हमें D1 मिल जाएगा। D1 इज इक्वल टू, सॉरी, D1 इज इक्वल टू होगा यहाँ पर, C1 से C1 डिवाइड हो जाएगा एंड B2 जो है वो मिल जाएगा। देखिए आप, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, C1 इंटू B2 माइनस ऑफ B1 इंटू 0 हो गया, ये तो ये टर्म 0 हो गई, डिवाइड बाई C1, C1 से C1 कैंसिल हो गया, ये टर्म 0 हो गई, इक्वल टू B2। तो B2 कितना था, 30। तो D1 मुझे मिल गया 30। तो मैंने सारे कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिए। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर B1 मेरा आया 390 डिवाइड बाई 11। यहाँ पर देखिए ये कंपोनेंट 1 है, ये 11 आया, फिर B1 आया मेरा 390 डिवाइड बाई 11, फिर C1 आया मेरा कुछ 51.69 समथिंग, फिर D1 आया मेरा 30। मतलब ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। इस फर्स्ट कॉलम के अगर मैं कंपोनेंट देखूं तो सभी कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है। तो सब कंपोनेंट अगर पॉजिटिव है तो उस केस में मेरा सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, every element of first column is positive, so system is stable, क्लियर है चीज। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 है इस कोर्स का, और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें गिवन है, देखिए तो यहाँ पर अननोन आप देख सकते हो, Kc प्रेजेंट है, इस Kc की वैल्यू में कैलकुलेट करना है। स्टेबिलिटी के लिए वही राउ थ्योरी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है उनको कंपेयर करेंगे, उनको ग्रेटर देन 0 करेंगे और वहां से हम Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, ये क्लियर है। सेकंड पार्ट भी है, हाँ सेकंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए तो हम लिखते हैं यहाँ पर राउ थ्योरी। सबसे पहले तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाती है तो पहला काम हमारा होता है राउ थ्योरी लिखना। तो राउ थ्योरी यहां से हम लिख सकते हैं सिस्टम के लिए। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट S⁻³ का कोफिशिएंट हो गया 1926 12 इंटू 2 प्लस Kc। ये एक ही है, ये कंपोनेंट टोटल एक ही है कोफिशिएंट S पावर, ये कांस्टेंट जो है बेसिकली ये हमारा फोर्थ कोफिशिएंट हुआ, A0 A1 A2 A3। ये हो गया राउ थ्योरी। तो ये मेरा फर्स्ट रो आ गया, ये मेरा सेकंड रो आ गया। अब हमें देखना है फर्स्ट कॉलम के सारे कंपोनेंट में कैलकुलेट करना है। टोटल रो अगर देखें तो n इक्वल टू 3 है, तो n+1 हमें टोटल रो मिलनी चाहिए राउ थ्योरी में, मींस थर्ड एंड फोर्थ, टोटल फोर्थ रो हमें मिलेगी। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा C1, ये C2, ये D1। चलिए हम लिखते, ये B1 लिखते थे, ये B2 लिखते थे और ये C1 लिखते थे। ओके, सेम कोफिशिएंट यूज करते हैं, कुछ भी लिखिए, आपको अल्टीमेटली तो क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए इसको सोल्व करते हैं हम इस राउ थ्योरी के लिए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं B1 मुझे कैलकुलेट करना है। तो B1 हो जाएगा 9 इंटू 26 माइनस ऑफ 1 इंटू 12
टू प्लस के सी डिवाइड बाय ये जो सेकंड कोफिशिएंट है b1 के ऊपर जो है डिवाइड बाय 9। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये कुछ मिल जाता है 210 माइनस 12 इंटू के सी डिवाइड बाई 9। तो अब यहां पर इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं कि ये ग्रेटर देन जीरो है नेगेटिव। इसको अगर सिस्टम स्टेबल है तो हमें ग्रेटर देन जीरो इसको होना पड़ेगा इस सिस्टम को। फिर हम C1 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये B1 हो गया तो C1 क्या हो जाएगा मेरा, ओके C1 देखिए हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। B2 तो देखिए जीरो होने वाला है यहाँ पर इस सिस्टम में, है ना। तो ये मुझे मिल जाएगा B1 से B1 डिवाइड हो जाएगा और C1 मुझे मिलेगा यहाँ पर 12 इंटू 2 प्लस के सी, ये मिलने वाला है C1 आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं मैं, तो मेरा B1 आ गया, B1 इज इक्वल टू 210 माइनस 12 इंटू के सी अपॉन 9 एंड C1 मुझे मिल गया। C1 मैं लिख देता हूं यहाँ पर B1 इंटू 12 इंटू 2 प्लस के सी माइनस ऑफ 0 अपॉन B1। तो B1 से B1 कैंसिल हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि C1 मिल जाएगा मुझे 12 इंटू 2 प्लस के सी। तो अब हमें पूछा गया है केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसके लिए, फॉर स्टेबल सिस्टम के लिए, फॉर ए स्टेबल सिस्टम। तो स्टेबल सिस्टम के लिए हमें पता है कि फर्स्ट रो के सभी, नॉट फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम के सभी जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो 1 पॉजिटिव है, 9 पॉजिटिव है, B1 एंड C1 मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं कंडीशन अप्लाई कर देता हूं, B1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 210 माइनस 12 इंटू के सी अपॉन 9 इज ग्रेटर देन 0। तो ये मुझे मिल गया 210 इज ग्रेटर देन 12 केसी एंड केसी इज लेस देन 210 अपॉन 12। तो यहां से मुझे मिल जाएगा केसी इज लेस देन 17.5। सेकंड कंडीशन ये भी अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन गिवन है C1, तो C1 भी फर्स्ट रो का एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस के सी। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये पॉजिटिव ही आएगी ये टर्म, तो बिकॉज के सी देखिए पॉजिटिव रहेगा अगेन, तो उसके अलावा ये टर्म हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2 प्लस के सी इज ग्रेटर देन 0 एंड के सी इज लेस देन -2। ओके, फिर बेट में तो पॉजिटिव रहता है, फीड फॉरवर्ड के लिए बेसिकली गेन यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। तो ये केसी यहाँ पर देखिए लेस देन -2 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सिस्टम मेरा, अगर मैं केसी की वैल्यू डिफाइन करूं तो -2 से ओके ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन की कंडीशन है, -2 से ग्रेटर देन होना चाहिए केसी एंड लेस देन होना चाहिए 17.5 से। ये रेंज मुझे केसी के लिए मिल गई। इसके बीच में कोई भी केसी की वैल्यू होगी तो मेरा सिस्टम है वो स्टेबल होगा। और एक लास्ट जो जिस मैक्सिमम केसी की वैल्यू कितना हो सकता है 17.5। तो एट 17.5 अगर इक्वल कंडीशन में अप्लाई कर दूं तो उस केस में मेरा केसी जो है बेसिकली केसी इक्वल टू अगर 17.5 में पुट कर दूं तो उस केस में मैं बोलूंगा कि मेरा सिस्टम क्रिटिकली स्टेबल होगा, क्रिटिकली स्टेबल और मार्जिनली स्टेबल। ये हो गया सिस्टम। नाउ नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी रूट फॉर मार्जिनली स्टेबल। अब ये मार्जिनली स्टेबल कंडीशन हमने देख लिया कि केसी की जो मैक्सिमम वैल्यू, केसी इक्वल टू में देखिए 0 पुट कर दो आप इसको अगर आप 0 पुट करोगे तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, इस b को b1 इक्वल टू 0 पुट जब हम करेंगे तो अल्टीमेटली केसी इक्वल टू 17.5 मिलेगा और वहां पर हमारा मार्जिनली स्टेबल होगा सिस्टम। तो केसी इक्वल टू 17.5 पे मेरा सिस्टम है वो मार्जिनली स्टेबल होगा। तो मार्जिनली स्टेबल के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ इमेजिनरी रूट कैलकुलेट करना। तो ये अच्छा पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का वो अच्छा है। तो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन थी s पावर 3 प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 26 इंटू एस प्लस 12 इंटू 2 प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन हो गई जहां पर केसी 17.5 है और मेरा राउ थ्योरी लिखता हूं मैं। राउ थ्योरी हमने लिखा था 1 9 26 और यहां पर देखिए यहां पर मुझे मिला था 12 इंटू 2 प्लस के सी। देन उसके अलावा ये हो जाएगा B1 B2 ये C1, तो B2 मेरा 0 मिला था, B1 एंड C1 यहां पर हमने कैलकुलेट किया था। तो अब देखिए मार्जिनली स्टेबल का कंडीशन, ये वाला इक्वेशन इसमें यूज होगा C इंटू डी स्क्वायर प्लस C इंटू एस स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 0। बिकॉज रूट्स, इमेजिनरी रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो इसकी कंडीशन ये थी कि nth रो जो है, nth रो उसके जो एलिमेंट है वो 0 हो जाएंगे। देखिए ये फर्स्ट रो है मेरा, ये सेकंड रो है, यहाँ पे मैं रो लिख देता हूँ, ये सेकंड है। तो इक्वेशन का जो ऑर्डर था वो n इक्वल टू 3 था। तो थर्ड जो रो है उसके एलिमेंट बेसिकली 0 हो जाएंगे इस मार्जिनल स्टेबल पे, तो हो भी जाएंगे। देखिए हमने लिखा था जो B1 था वो 0 हो जाएगा, हमने B1 इक्वल टू 0 पुट किया तभी तो 17.5 मिला।
तो ये 0 मुझे मिल जाएगा, V2 तो ऑलरेडी 0 था, तो इस रो के एलिमेंट 0 हो गए। मतलब C और D कौन सी रो के कोफिशिएंट होते हैं? n-1th रो के कोफिशिएंट होंगे। n-1th रो के जो कोफिशिएंट है वो मेरे होंगे C एंड D। तो C मुझे मिल गया यहाँ से 9, ओके, एंड D जो है वो ये वाला कोफिशिएंट, ये C है, ये D है, तो D हो जाएगा मेरा 12 इंटू 2 प्लस KC, और KC की वैल्यू इनपुट करेंगे 17.5, 2 प्लस 17.5, तो मुझे यहाँ से D मिल गया 234। तो ये मैंने पुट कर दिया पर C और D, 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 234 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया S के लिए वैल्यू, तो S के लिए मुझे दो वैल्यू यहाँ से मिल रही है, 234 डिवाइड बाई 9, ओके, तो ये मुझे मिल जाएगा प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 26 इंटू आयोटा। क्लियर है? ये मुझे मिल गया यहाँ पर S इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 26 इंटू आयोटा। तो अब यहां से देखिए इमेजिनरी रूट मुझे मिल गया, सिर्फ इमेजिनरी रूट ही कैलकुलेट करने थे इस इक्वेशन के, बिकॉज इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो थर्ड ऑर्डर है, इसके टोटल 3 रूट होने वाले हैं, लेकिन हमें सिर्फ इमेजिनरी रूट पूछा गया था, तो हम इमेजिनरी रूट ही केवल कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ राव थ्योरम मार्जिनली स्टेबल कंडीशन की केस में। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113 है इस कोर्स का, बाय यूजिंग द राउट टेस्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Kc फॉर व्हिच द सिस्टम इज स्टेबल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ब्लॉक डायग्राम गिवन है, ब्लॉक डायग्राम के लिए हम ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। ओपन लूप के लिए, ओपन लूप के लिए मैंने क्यों बोला, देखिए बिकॉज हमें चाहिए होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है 1 प्लस जी ओपन लूप इज इक्वल टू 0, तो जी ओपन लूप हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यहां से मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी 1 प्लस KC इंटू 1 प्लस 3 बाई एस इंटू 20 अपॉन 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलने वाली है। देखिए इक्वेशन जो मिलेगी मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको सोल्व करोगे आप तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 2 इंटू एस पावर 3 प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 20 इंटू KC इंटू एस प्लस 60 इंटू KC इज इक्वल टू 0। ये मुझे मिल गई थर्ड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की हेल्प से मैं राव थ्योरम लिख सकता हूं। देखिए इक्वेशन मेरे पास में 2 इंटू एस क्यूब प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 20 इंटू KC ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन बाय S प्लस 60 इंटू KC इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास मिल गई। नाउ अब हम लिखते हैं राव थ्योरम। तो राव थ्योरम से देखिए हम लिख सकते हैं 2 4 1 प्लस 20 इंटू KC देन 60 KC। ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, थर्ड फोर्थ, टोटल फोर्थ रो आएगी इसमें, एन जो है वो 3 गिवन है तो n प्लस 1 रो तक हमारी टोटल रो रहती है राव थ्योरम में। तो यहाँ पर आ जाएगा B1, ये 0 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। ओके, तो अब हम B1 कैलकुलेट कर सकते हैं। B1 हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 1 प्लस 20 इंटू KC माइनस ऑफ 2 इंटू 60 इंटू KC डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें B1 इक्वल टू मिलता है 1 माइनस 10 इंटू KC। C1 अगर हम कैलकुलेट करें तो C1 हो जाएगा B1 इंटू 60 KC, B1 इंटू 60 इंटू KC माइनस ऑफ 4 इंटू 0 0 हो गया डिवाइड बाई B1। तो B1 से B1 कैंसिल हो गया, ये मिल गया मुझे 60 KC। C1 मिल गया 60 KC। तो अब देखिए स्टेबल सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, फॉर स्टेबल सिस्टम यहां से देखिए C1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो तो इजी हो गया। 60 केस इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि केस इज ग्रेटर देन 0। सेकंड केस जो ये था B1 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 इंटू KC। तो स्टेबल सिस्टम के लिए यही करते हैं, फर्स्ट जो कॉलम है उसके सारे कंपोनेंट 0, इसके सारे कंपोनेंट ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, मतलब कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो B1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर B1 इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 10 इंटू KC इज ग्रेटर देन 0। तो 10 KC इज ग्रेटर देन 1, KC इज ग्रेटर देन 0.1, ये मिल गया मुझे। ओके, मैं देखता हूं इसको फिर से 1 माइनस 10 KC, तो ये हो गया 1 माइनस 10 KC इज ग्रेटर देन 0, तो ये यहां पर जाएगा लेस देन हो जाएगा। ओके हाँ, तो ये मुझे मिल गया KC इज लेस देन 0.1। तो मुझे KC के लिए देखिए यहां पर लिमिट मुझे मिल गई, KC के लिए लिमिट मिल गई मुझे 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए और लेस देन 0.1 होना चाहिए। इसके बीच अगर KC की कोई वैल्यू रहेगी तो मेरा जो सिस्टम है बेसिकली वो रहेगा स्टेबल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 इस कोर्स का, ये 2007 का ही क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। द फर्स्ट टू रोज ऑफ राव थ्योरम फॉर अ थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन। तो यहाँ पर देखिए मैं राव थ्योरम दे दिया, उसकी फर्स्ट 2 रोज हमें दे दी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ना देखे फर्स्ट 2 जो रोज है उसकी वो लिख दी यहाँ पर।
इससे हम अल्टीमेटली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन ए, द इक्वेशन हैज वन रूट इन द राइट हाफ एस प्लान, द इक्वेशन हैज टू रूट ऑन द जे एक्सिस एट एस इक्वल टू जे, एस इक्वल टू माइनस जे, द थर्ड रूट इज इन द लेफ्ट हाफ। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर इस इक्वेशन के रूट कैलकुलेट करने हैं कि कितने रूट यहाँ पर देखिए इमेजनरी होंगे और कितने रूट लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर गिवन हमें थर्ड ऑर्डर इक्वेशन का, तो n इक्वल टू थर्ड है, मतलब इसके टोटल 3 रूट रहने वाले हैं, 3 रूट इक्वेशन के रहेंगे। तो 2 यहाँ पर मोस्टली केसेस में 2 इमेजनरी गिवन है और एक लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। और जो इमेजनरी रूट होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा c इंटू एस स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 की हेल्प से, बिकॉज इमेजनरी एक्सिस का जो पोजीशन है वो हमें इस इक्वेशन से मिलता है। मार्जिनली स्टेबल कंडीशन के केस में c इंटू एस स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 के केस में मिलता है। तो सबसे पहले हमारे पास में थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन ना हो गया, राव थ्योरम दे दिया उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। थर्ड ऑर्डर सिस्टम हमारे पास में है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो राव थ्योरम आता है वो हमें गिवन है। राव थ्योरम यहाँ पर हमारे पास में है 2 4 2 4, ये हमें गिवन है। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया। अगर n थर्ड ऑर्डर है तो n प्लस 1 रो आने वाली है, तो थर्ड रो हो गई, मतलब फोर्थ रो होगी, टोटल फोर्थ रो आएगी। तो अब ये तो गिवन है ना। अब हम इसमें देखिए रिमेनिंग कंपोनेंट अब लिख सकते हैं b1 b2, अगर लिखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा नेक्स्ट कंपोनेंट, तो b2 तो हमें 0 मिलने वाला है, क्लियर है। देन यहाँ पर फोर्थ रो के कंपोनेंट c1 लिख रहा हूं तो c1 मुझे मिल जाएगा, क्लियर है। तो b1 और c1 कैलकुलेट करना है, तो b1 देखिए हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस ऑफ 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 4। अल्टीमेटली यहाँ तो आप 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 है, तो आप कैसे भी गलत भी करोगे तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है पहले इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मुझे मिल जाएगा, यहां पर देखिए 8 माइनस 8 0, ओके b1 इक्वल टू मिल गया मुझे 0। तो b1 0 मिल गया, मतलब b1 बेसिकली क्या nth रो है, nth रो का कंपोनेंट जो था b2 तो पहले ही 0 था, b1 भी 0 मिल गया, मतलब nth जो रो की जो कंपोनेंट है वो 0 हो गए, मतलब इससे प्रीसीडिंग रो के जो यहाँ पर एलिमेंट है वो कंपोनेंट हो जाएंगे मेरा c इंटू एस स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 के लिए, बिकॉज मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर इमेजनरी रूट्स हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारा हो गया c इंटू एस स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, वेयर c एंड d आर एलिमेंट ऑफ n माइनस 1th रो। ओके, c मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो c एंड d है बेसिकली ये मेरे एलिमेंट है n माइनस 1th रो के। तो n माइनस 1th रो यहाँ पर होगी ये सेकंड रो, तो 4 and 4, तो c इक्वल टू हो गया 4, पहला वाला 4 वो c है एंड d है सेकंड वाला 4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अल्टीमेटली तो सेम ही है 4 and 4, लेकिन मतलब कंसेप्ट आपको हमेशा क्लियर रखना है कि पहला कोफिशिएंट c है, सेकंड कोफिशिएंट d है, बिकॉज ये मेरा एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है एंड ये मेरा कांस्टेंट है उसकी इक्वेशन का। अगर आप पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखोगे थर्ड ऑर्डर का, तो उसमें जो कोफिशिएंट अल्टीमेटली ये कोफिशिएंट वही रहते हैं, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट c है एंड जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर ये वाला लास्ट कोफिशिएंट है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए हो गया एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एस इक्वल टू प्लस माइनस जे हम लिख सकते हैं, मतलब हमें दो रूट मिल गए इस इक्वेशन के, एस इक्वल टू प्लस जे एंड एस इक्वल टू माइनस जे। तो ऐसी इक्वेशन देखिए, द इक्वेशन हैज द टू रूट्स ऑन द जे एक्सिस एट एस इक्वल टू 2j एंड एस इक्वल टू माइनस 2j। तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखिए, द इक्वेशन हैज टू रूट्स ऑन द जे एक्सिस एट एस इक्वल टू 2j, ये भी नहीं हो सकता, एंड एस इक्वल टू माइनस 2j। द इक्वेशन हैज टू रूट ऑन द जे एक्सिस एट एस इक्वल टू j एंड एस इक्वल टू माइनस j एंड द थर्ड रूट इन द लेफ्ट हाफ प्लान। तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। द इक्वेशन हैज, ऑप्शन है गिवन, द इक्वेशन हैज वन रूट इन द राइट हाफ प्लान। ओके, तो अब हमें अल्टीमेटली जो थर्ड रूट है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उससे पहले हम करेक्ट ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो रूट हम कैलकुलेट करेंगे उस रूट से ही हम कमेंट कर सकते हैं कि वो रूट राइट साइड में प्रेजेंट है या फिर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। क्लियर है? तो देखिए किस तरीके से हम थर्ड रूट अभी कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन के लिए, बिकॉज थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, n इक्वल टू 3 है इसमें, है ना। तो टोटल जो रूट्स है वो 3 रहने वाले हैं इक्वेशन के लिए। अभी हमें सिर्फ 2 रूट मिले हैं, इमेजिनरी जो रूट्स है वो हमने कैलकुलेट कर लिए, एस इक्वल टू माइनस जे एंड प्लस जे, ये 2 रूट हमने कैलकुलेट कर लिए। नाउ अब हम देखिए थर्ड रूट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, द थर्ड रूट ऑफ थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, s माइनस s1 इंटू s माइनस s2 इंटू s माइनस
S3 इक्वल टू 0 सॉरी, ये मैंने लिख दिया। तो यहां पर इन रूट को पर्टिकुलरली मैंने रैंडम दे दिया कि ये सेकंड रूट है मेरा -j एंड ये मेरा थर्ड रूट है +j। तो ये मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर रूट, और S1 जो है मेरा फर्स्ट रूट है, मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया S माइनस S, और S1 को मैं यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ A, इजी है ना। S माइनस A इंटू S माइनस सेकेंड रूट कंसिडर किया मैंने -j वाला, तो ये हो गया +j देन S माइनस j, ये हो गया। तो ये बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इक्वेशन यहां से हम लिख सकते हैं s माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया s प्लस जे का, ओके सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर ये हो जाएगा देखिए माइनस के साइन के साथ में s स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर। तो जे स्क्वायर क्या होगा, बेसिकली जे स्क्वायर होता है -1, तो -1 माइनस माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली यहां से मुझे मिल गया s माइनस 1 और ये हो गया s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्लियर है यहां तक। तो यहां से देखिए रूट, इक्वेशन का रूट जो है हमें वो कैलकुलेट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी मल्टीप्लाई करने पे ये मुझे मिल जाएगा, क्यूब रूट वाला इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो मिल गई मैंने, एस क्यूब माइनस ऑफ a इंटू एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन मिल गया। अब मैं काम करूंगा इस इक्वेशन को, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होगी इस क्वेश्चन के लिए उससे कंपेयर कर सकता हूं। मुझे इस क्वेश्चन में गिवन था बेसिकली फर्स्ट जो राउथ एरर है, एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन नहीं थी, लेकिन उसके जो कंपोनेंट है वो गिवन थे, उसके कोफिशिएंट गिवन थे फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। तो मुझे पता है ये जो एन ऑर्डर जो है इक्वेशन का वो 3 ऑर्डर है ना, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो ये मेरा हो गया देखिए एस क्यूब का कोफिशिएंट हो गया 2, देन उसके बाद में ये होता है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो +4, ये +4 इंटू एस स्क्वायर हो गया। देन उसके बाद में ये आ गया मेरा कोफिशिएंट एस का, सो 2 इंटू एस प्लस 4 जो कांस्टेंट होता है। ये इक्वेशन मुझे मिल गई। यहां से इसको कंप्लीट इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा एस क्यूब, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा एस क्यूब प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 इक्वल टू 0। एस क्यूब प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे एरे के लिए, गिवन एरे के लिए ये इक्वेशन हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और हमने ये इक्वेशन कैसे लिखी, हमारे पास में हमने कंसीडर किया कि हमारी जो इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की है ऑलरेडी हमें गिवन इक्वेशन में, तो उसके लिए 2 रूट हमने फाइंड कर लिए थे, तीसरे रूट मैंने रैंडम में अज्यूम करके कि मेरा ये इक्वेशन उसके लिए होगा। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो इसके लिए कोफिशिएंट कंपेयर कर सकता हूं। जो ए है यहां से कंपेयर करने पे हमें मिल जाता है -2। तो थर्ड जो रूट होगा वो -2 है, और -2 का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट करता है। तो दो रूट जो पहले जो 2 रूट कैलकुलेट किए वो थे -j एंड +j, एंड थर्ड रूट जो है वो लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन बी आप चेक कीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। The equation has 2 roots on the j axis at s equal to j and s equal to -j, and the third root are in the left half plane। तो ये करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक और काम कर सकते हैं। ये जो रूट हमने कैलकुलेट किया है, अभी हमने क्या किया, राउथ एरर से इक्वेशन लिख ली, और इनिशियली जो रूट थे उसके अकॉर्डिंग हमने अभी जो पहले हमने कैलकुलेट किया, देखिए हमने क्या किया, s माइनस एक रैंडम रूट कर लिया हमने, रूट जो है कंसिडर कर लिया कि ये इसका रूट होगा क्वाड्रेटिक ये क्यूब रूट इक्वेशन का, s माइनस एक उसका रूट होगा, और पहले 2 रूट इमेजिनरी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिए j एंड -j। तो यहां से इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड जो एरे गिवन था हमें, एरे से हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने पे मुझे मिली एस क्यूब प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर, यहां से देखिए ये रूट पुट करने के बाद इसको जब हम सोल्व करते तो यहां से इक्वेशन हमें मिली एस क्यूब माइनस ए इंटू एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमें थर्ड रूट भी मिल गया ए इक्वल टू -2। और भी ऑप्शन है, देखिए सेकेंड मेथड देखिए, ये हमने फर्स्ट मेथड यूज किया, ये अच्छा है वैसे, ये और जो वे है वो ठीक है। एक और मेथड देखिए, हमारे पास में इक्वेशन, हमने यहां से जो इक्वेशन लिखी एस क्यूब प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको मिल ही जाएगा यहाँ पर जो रूट्स है इसके, ये हो जाएगा एस स्क्वायर
यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन ले लो तो मिल गया एस प्लस टू, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो एस प्लस टू इक्वल टू 0, यहाँ से मुझे मिल गया एस स्क्वायर प्लस 1। बिकॉज ये इक्वेशन इजी थी यहाँ पर, इसलिए मैं डायरेक्टली भी इसका रूट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एस प्लस टू इक्वल टू 0 एंड एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एस इक्वल टू माइनस 2 एंड एस इक्वल टू प्लस जे एंड माइनस जे। तो ये तीनों रूट मुझे यहाँ से मिल गए। इस तरीके से भी मैं सोल्व कर सकता हूँ, ये भी इजी है। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी देन प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और गाइस देखिए नेक्स्ट लेसन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट लेसन रहेगा वो लास्ट लेसन रहेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, स्टेबिलिटी पर। उसमें भी मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल ऑन द स्टेबिलिटी एंड राउथ एरे एंड गेट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेसन जो है उसके साथ ही हमारा स्टेबिलिटी का टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, सो यहाँ पर आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जो मेरे नोटिफिकेशन है डेली बेसिस पे जो मैं लेसन अपलोड करता हूँ कोर्स पे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके गाइस, सो स्टार्ट करूंगा मैं फिर नेक्स्ट लेसन।